जय हिंद साथियों, कैसे हो सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हमारी हिंदी की क्लास में वर्णमाला चैप्टर चल रहा है, तो हमने उसमें वर्णमाला तो पढ़ लिया था, लेकिन उसमें जो एक और था वर्णमाला वह विराम चिन्ह। तो इस वाली क्लास में हम विराम चिन्ह पढ़ेंगे। अगर जो आपने वर्णमाला वाली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको पहले देख के आएँ, तब आपको विराम चिन्ह समझ में आएंगे। तो पहले आप वर्णमाला को सीख लें और उसके बाद विराम चिन्ह सीख। विराम चिन्ह, विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव या रुकना। पढ़ने या लिखने के दौरान ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। हम किसी भी बात को पढ़ते हैं या लिखते हैं, उसके दौरान जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव या रुकना। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार शब्दों और वाक्यों को परस्पर संबंध बताने वाले किसी विषय को भिन्न भिन्न भागों में बांटने और पढ़ने के दौरान ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग होता है उन्हें भी हम विराम चिन्ह कहते हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या लगभग कितनी मानी गई है? 20। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 मानी गई है। पहला आपका है अल्प विराम चिन्ह। तो अल्प विराम चिन्ह का ये होता है, ये ऐसे, ये इसका बिंदु होता है, ऐसे इंग्लिश में कॉमा भी कहते हैं। इंग्लिश में से क्या कहते हैं? कॉमा भी कहते हैं। अल्प विराम का मतलब कोई छोटी या कोई बात होती है, कहीं पर थोड़ी सी बात कह के रुकना, वहीं पे अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। इसके बारे में थोड़ा डीपली से समझ लेते हैं। अल्प का अर्थ होता है थोड़ा। अल्प का क्या मतलब होता है? थोड़ा। और विराम का अर्थ होता है रुकना। अल्प विराम में दो शब्द हैं, पहला है अल्प और दूसरा है विराम। तो अल्प का मतलब तो हो गया थोड़ा और विराम का अर्थ हो गया रुकना। जैसे राम श्याम घनश्याम खेल रहे हैं, यहाँ पे ये सेंटेंस है, राम श्याम घनश्याम खेल रहे हैं। तो यहाँ पे आप पहले राम के बाद राम, फिर कॉमा आएगा, श्याम और घनश्याम। अगर जो हम यहाँ पे भी कॉमा रख दें और यहाँ पे भी, तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो आपको पहले क्या करना है? राम श्याम, और जो कहीं पे 3 नाम आ रहे हैं तो पहले में कॉमा, फिर दूसरे का नाम, उसके बाद और का प्रयोग करना है। जैसे राम कॉमा श्याम और घनश्याम खेल रहे हैं। इसके कुछ नियमों के बारे में जान लीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला यही है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा यही आता है। 2 या 2 से अधिक संयोजक लगे हों, यहाँ पे 2 या 2 से अधिक संयोजक लगे हों, वहाँ पे भी इसका विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे सोनल जी रोज आते हैं और टाइपिंग करके चले जाते हैं। यहाँ पे 2 या 2 से संयोजक हो रहे हैं, जैसे सोनल जी आते हैं और टाइपिंग करके चले जाते हैं, तो यहाँ पर भी विराम चिन्ह का प्रयोग होगा, इसका अल्प विराम का। दूसरा है किंतु परंतु इसलिए पर क्यों। जहाँ पर किंतु परंतु इसलिए पर क्यों आएगा, या क्योंकि, लेकिन, अतः, इसलिए आदि, ये सब आते हैं, तो वहाँ पे भी हमें विराम चिन्ह का प्रयोग करना होगा। एक एग्जाम्पल देख लीजिए। मैं संतोष के हॉस्टल पहुंचा परंतु वह नहीं मिला। मैं संतोष के हॉस्पिटल पहुंचा परंतु वह नहीं मिला। तो यहाँ पे परंतु आ रहा है ना, या इसलिए आए, पर, क्योंकि, किंतु, ये सब शब्द आए, तो वहां पे हमें अल्पविराम का चिन्ह लगाना है। या फिर जब किसी व्यक्ति के संवाद को लिख रहे हों तब भी हम अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। जब किसी व्यक्ति के संवाद का मतलब है, ऐसे नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो तो मैं तुम्हें, कहा के बाद यहाँ से ऐसे, ये अल्पविराम हो गया, इधर से दूसरा विराम हो गया। लेकिन कहा, कोई संवाद वाली बात कहे, उसने मुझसे कहा, तुमने उससे कहा, तब हम यहाँ पे कॉमा का प्रयोग करते हैं। जहां शब्दों की पुनरावृत्ति हो, जहां पे शब्द बार बार वही शब्द आए, जैसे सुनो सुनो वह गा रहा है, सुनो सुनो वह गा रहा है, यहाँ पे शब्दों की क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है। यानी कि पुनरावृत्ति का मतलब होता है बार बार उसी शब्द का आना, पुनरावृत्ति कहलाता है। जैसे देखो देखो बारिश हो रही है, देखो देखो मोर नाच रहा है, चलो 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 ट्रेन आ रही है। ऐसे शब्द आए यहाँ पे बार बार शब्दों की पुनरावृत्ति हो, जैसे देखो और देखो, 2 बार आ रहा है ना देखो देखो, तो इसमें पुनरावृत्ति हो रही है, वहां पर भी अल्पविराम का प्रयोग होता है। जब किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाए, जब किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाए तब भी अल्पविराम का चिन्ह आता है। जैसे अभय
कल तुम क्या कर रहे हो। जैसे अभय तो एक लड़के का नाम है, अभय कल तुम क्या कर रहे हो, लेकिन उसे हम संबोधित कर रहे हैं ना अभय, तो अभय के बाद क्या आएगा, अभय कल तुम क्या कर रहे हो, तो अभय के बाद कॉमा आएगा, कल तुम क्या कर रहे हो। उसके बाद है आपका दूसरा अर्धविराम चिन्ह। हमने बताया था कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, 20 है। तो आपने पहला पढ़ लिया कौन सा था, अल्पविराम, यानी कि इसे कॉमा भी कहते हैं। इसका ये भी जान लिया कि अल्पविराम का अर्थ थोड़ा या विराम का अर्थ रुकना होता है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब दूसरा है आपका अर्धविराम चिन्ह। ये जो आधा मतलब पहले पॉइंट उसके नीचे कॉमा होता है वो होता है अर्धविराम चिन्ह। अर्धविराम चिन्ह जहां अल्प विराम से कुछ अधिक एवं पूर्ण विराम से कम समय के लिए ठहरते हैं वहां पर अर्धविराम का चिन्ह आता है। सामान्यतः जब हम एक वाक्य या वाक्यांश दूसरे वाक्य या वाक्यांश के साथ संबंध बताता है तब वहां पर अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। अर्धविराम से संबंधित कुछ नियम देख लीजिए, जहां पर जैसे दो या दो से अधिक उपाधियों के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। दो या दो से उपाधियों जैसे बी ए ऐसे लिख दे, उसके बाद हमें क्या करना है, कॉमा अर्धविराम लगाना है। फिर MA उसके बाद भी ऐसे लगाना है। LLB ये बहुत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, BA MA ये वाली अर्धविराम को आप मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा एग्जाम में यही पूछा जाता है इनमें से कौन से में अर्धविराम का प्रयोग हुआ है। BA MA LLB इन सभी में अर्धविराम का प्रयोग हुआ है। और तीसरा है आपका पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का शाब्दिक अर्थ होता है रुकना। आपको पूर्ण विराम सुनते ही ध्यान आया होगा, पूर्ण मतलब होता है पूरा, जहां पर पूरी बात कंप्लीट हो, यानी कि जहां पर पूरी बात हमारी खत्म हो जाए वहां पे आता है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ है रुकना या ठहरना। पूर्ण विराम को हिंदी में खड़ी पाई भी कहते हैं। पूर्ण विराम को हिंदी में कहते हैं, खड़ी पाई भी कहते हैं। साधारण भाषा में कहें तो वाक्य को समाप्त करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे पूर्ण विराम कहते हैं। जहाँ पे हमारी कोई वाक्य होता है उसे खत्म कर दिया जाए वहाँ पे पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, जैसे हमने कोई वाक्य बोला आपसे, तुम कहाँ जा रहे हो, आगे तो हमने कुछ बोला नहीं, तो यहाँ पे उसने पूरी अंतिम अपनी तिथि ले ली, इसका मतलब है हमारी पूरी बात यहाँ पे खत्म हो गई। प्रश्नवाचक एवं विस्मयार्थ सूचक वाक्यों के अलावा अन्य सभी वाक्यों के पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम अयोध्या के राजा थे, जैसे राम अयोध्या के राजा थे, राम अयोध्या के राजा थे, यहाँ पे हमारी बात पूरी कंप्लीट हो गई, राम अयोध्या के राजा थे। अगर हम यहाँ से कुछ बोलेंगे, वह दशरथ के पुत्र थे, वह राजा दशरथ के पुत्र थे, पहले हमारी एक बात यहाँ कंप्लीट हो गई, राम अयोध्या के राजा थे, वह राजा दशरथ के पुत्र थे। दूसरी बात यहाँ पे हमारी कंप्लीट होगी तो यहाँ पर भी हमारा पूर्ण विराम आएगा। आपने समझ लिया कि पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जहाँ पर पूरी बात रुक जाए। अर्धविराम का यहाँ पे दो या दो से अधिक उपाधियों को एक साथ लिखने के लिए किया जाता है, जैसे BA और अल्प विराम का प्रयोग दो या दो से अधिक संयोजक लगे हों, इसका प्रयोग यहाँ पर कोई थोड़ी सी बात रुक जाए फिर आगे बढ़ जाए, फिर रुक जाए फिर आगे बढ़ जाए, तो ऐसे। उसके बाद आता है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग ऐसे वाक्यों के अंत में किया जाता है जहाँ प्रश्न करने या पूछने का बोध हो। प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जहाँ पे किसी से प्रश्न करने या पूछने का बोध हो, वहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या आप प्रयागराज में रहते हैं, हमने आपसे ये पूछा क्या आप प्रयागराज में रहते हैं, क्या आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, या हम ऐसे पूछ लें आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, यानी कि हमने आपसे प्रश्न किया। कोई आपसे प्रश्न करे या आप किसी और से प्रश्न करें, वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह आता है, इसका ये निशान होता है, ये तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। नेक्स्ट है विस्मयाद बोधक या आश्चर्य चिन्ह। विस्मयाद बोधक या आश्चर्य चिन्ह मनोविकार सूचक शब्दों जैसे हर्ष, विषाद, जैसे हर्ष, विषाद, आश्चर्य, इन सभी के लिए घृणा, इन सभी के लिए विस्मयाद बोधक का प्रयोग करते हैं। जैसे हर्ष,
विषाद, आश्चर्य, घृणा, करुणा, भय, इन सभी के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देख लिए, ओ बहुत कठिन समय चल रहा है। ओह, ओह बहुत कठिन समय चल रहा है, तो इसमें किसका प्रयोग हुआ? विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ। हे राम, अब मेरा क्या होगा? हे के बाद विस्मयादिबोधक आएगा, हे राम अब मेरा क्या होगा? हे राम अब मेरा क्या होगा? ये इन सभी के बाद में विस्मयादिबोधक का चिन्ह आता है। नेक्स्ट है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह ये हम किसी बात को दर्शाते हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा, जब किसी बात को कोई कहता है तो उसके बाद निर्देशक चिन्ह आता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो यहाँ पे ये निर्देश कर रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था, तो निर्देश करने के लिए ये चिन्ह लगाया जाता है। नेक्स्ट है कोष्ठक। कोष्ठक ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कहाँ पर कोष्ठक लगाया जाता है। कोष्ठक वाक्य के बीच में आए हुए शब्दों अथवा पदों का अधिक स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे लता मंगेशकर को भारत कोकिला या फिर मीठा गाने वाली कहा जाता है। लता मंगेशकर को भारत कोकिला या मीठा गाने वाली कहा जाता है। या फिर दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, पंडित कामता प्रसाद गुरु अच्छे व्याकरणता या फिर व्याकरण ज्ञात करते थे। नेक्स्ट है उपविराम चिन्ह। किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताने के लिए किसी कथन को अलग दिखाने के लिए उपविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताने के लिए या फिर किसी कथन को अलग दिखाने के लिए उपविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे भगवान राम के अनेक नाम थे। भगवान राम के अनेक नाम थे। जैसे रघुपति, राघव, रघुराज, रघुनंदन आदि। क्या क्या थे? रघुपति भी था, राघव, रघुराज, रघुनंदन आदि। अगर जो हम किसी के बारे में किसी ऐसे कोई बात है उसके कथन का अलग से दिखा रहे हैं कि अलग अलग चीज़ क्या है, तब इनका अल्प उपविराम का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसका? उपविराम चिन्ह के ये वाले, ये क्या कहते हैं, ये इसके चिन्ह होते हैं। उसके बाद है हंस पद। हंस पद का प्रयोग, इसका आप ये चिन्ह जब हम पहले अगर जो हमारी कोई भी लाइन मिस्टेक हो जाती थी, ऐसे हमें लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना यहाँ है लेकिन यहाँ पे जगह भर जाती थी, तो हम पहले क्या करते थे, ऐसे करके नीचे से एक लाइन खींचते थे ऐसे, तो उसे हम क्या कहते हैं? हंस पद। हंस पद। जैसे मैं कल जाऊँगा, अब कहाँ जाऊँगा, बाई चांस यहाँ से हमें लाइन छूट गई तो नीचे हम हंस पद लगाएंगे। उसके बाद आएगा मैं कल प्रयागराज जाऊँगा। नेक्स्ट है विवरण चिन्ह। किसी के बारे में विवरण से जानकारी देना। जैसे क्या कहते हैं, वचन के दो भेद होते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, वो कौन से होते हैं वो हम यहीं पे तो लिखेंगे ऐसे, यहाँ पे एक वचन और बहुवचन। तो हम ऐसी किसी बात को लिखते हैं जहाँ पे किसी उस बात के बारे में विवरण बताया जाए, विवरण के बारे में बताया जाए। या फिर दूसरा देख लीजिए, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। यहाँ पे सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो हम यहाँ तो हम लिख नहीं सकते हैं कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पहले हम ऐसे लाइन खींचेंगे, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, उसके बाद लिखेंगे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ऐसे उसके बारे में लिखेंगे। विवरण का ये वाला ये चिन्ह होता है 2 बिंदी, उसके बाद एक छोटा सा निशान, विवरण चिन्ह। और नेक्स्ट आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह किसी के द्वारा कहे गए कथनों को या फिर इसे संक्षेप रूप में संक्षेप चिन्ह कहा जाता है, संक्षेप सूचक चिन्ह कहा जाता है। क्या कहते हैं? संक्षेप सूचक चिन्ह कहा जाता है। किसी बड़े नाम या शब्द को संक्षेप में छोटा लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जो कि शून्य के आकार का होता है। लाघव चिन्ह किसके आकार का होता है? शून्य के आकार का होता है, या शून्य ही लाघव चिन्ह जैसा होता है। ये लाघव चिन्ह किसके आकार का होता है? शून्य के जैसे। डॉक्टर को हम शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, लेकिन जब ये फुल होता है ना डॉक्टर, इसे बार बार ऐसे नहीं लिखते। हमारे यहाँ कहीं पे हमने देखा होगा डॉक्टर ऐसे लिखा मिलता है डॉक्टर, तो इसका जो पीछे 0 लगा होता है
इसे शून्य बोलते हैं, गोला बोल देते हैं, लेकिन ये क्या होता है शून्य, इसे हम लाघव चिन्ह होता है, ये लाघव चिन्ह होता है। जैसे डॉक्टर, विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सभी के पीछे लाघव चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है उद्धृढ़ चिन्ह। किसी के द्वारा कहे गए कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए उद्धृढ़ चिन्ह या अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उद्धृढ़ चिन्ह को अवतरण चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। उद्धृढ़ या अवतरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, उद्धृढ़ या अवतरण चिन्ह भी कहा जाता है। इसे कौन सा चिन्ह भी कहा जाता है, अवतरण चिन्ह भी कहते हैं। अगर जो ये आ जाए कि अवतरण चिन्ह का कौन से वो होते हैं इसके चिन्ह, तो अवतरण और उद्धृढ़ का दोनों का एक ही जैसा होता है। और ये जो अलग अलग होते हैं इन्हें एक को बोलते हैं एक हरा उद्धृढ़ और दूसरे को बोलते हैं दोहरा उद्धृढ़। क्या बोलते हैं, एक हरा उद्धृढ़ और इस वाले को बोलते हैं, जहाँ पर डबल वाली बिंदु आती है वहाँ पे बोलते हैं दोहरा उद्धृढ़, और जहाँ पे सिंगल वाली आती है उन्हें बोलते हैं एक हरा उद्धृढ़। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो यहाँ पर डबल बात आ रही है, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो यहाँ पे कौन सा उद्धृढ़ हो गया हमारा, वो कौन सा उद्धृढ़ हो गया, दोहरा उद्धृढ़ हो गया। और सौरभ चौबे प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, तो यहाँ पे कौन सा होगा, यहाँ पे एक ही बात लोगी है, यहाँ पे एक चिन्ह है तो यहाँ पे एक हरा, यहाँ पर डबल चिन्ह है तो दोहरा हो जाएगा। अब आता है आपका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला योजक चिन्ह। योजक चिन्ह इसे इंग्लिश में बोलते हैं हाइफन। हिंदी में अल्पविराम के बाद योजक चिन्ह का सर्वाधिक प्रयोग होता है। हिंदी में अल्पविराम इसके बाद सबसे ज्यादा प्रयोग किसका होता है, योजक चिन्ह का। इसका ये है ना, ये इसे योजक चिन्ह कहते हैं। योजक चिन्ह को समासिक चिन्ह भी कहते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सामासिक चिन्ह भी कहते हैं। योजक चिन्हों को क्या कहते हैं, सामासिक चिन्ह भी कहते हैं। योजक चिन्हों के प्रयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम जान लीजिए। दो विपरीतार्थ शब्दों के बीच योजक चिन्ह का लगाया जाता है। दो विपरीत शब्द होते हैं उनके बीच में ये योजक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे रात दिन, रात दिन, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, योजक चिन्ह। रात दिन, गरीबी अमीरी, छोटा बड़ा, हानि लाभ, पाप पुण्य, लघु गुरु, जड़ चेतन। या फिर कपड़ा लत्ता, धन दौलत, रुपये पैसा, मान मर्यादा, इन सभी के बीच में क्या लगाया जाता है, योजक चिन्ह लगाया जाता है। घर घर, गांव गांव, इन मतलब यहाँ पे किसी भी बात में डबल डबल बात, घर घर, गांव गांव, रोटी बोटी, पैसा रुपया, अनाप शनाप, इन सभी में योजक चिन्ह लगाया जाता है। उम्मीद करती हूँ वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा होगा। अगर जो वीडियो आपको पसंद आ गया हो तो वीडियो को एक लाइक करते हैं। अगर जो चैनल पे आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको स्टडी से रिलेटेड ऐसी ही वीडियो मिलती रहती हैं। और आपको हिंदी पूरी पढ़नी है तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। अगर जो आपको इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी चाहिए तो कमेंट करके बता देना, मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की एक वीडियो बना दूंगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और पढ़ाई पे पूरा फोकस करें। जय हिंद, जय भारत।